ये लास्ट वाला जो हमने डायग्राम बनाए थे लास्ट क्लास में, उसको ध्यान से देखना। मान लो इस पर अगर नेट फोर्स लिखना पड़ता तो कैसे लिखते बेटा? आई कैप जे कैप पे कैसे लिखते? N1 ऊपर की तरफ है, क्या लिखते? N1 जे कैप, और W किधर है? नीचे की तरफ, उसको क्या लिखते हैं? माइनस W जे कैप। तो नेट फोर्स क्या आता? ऐसा कुछ, ऊपर वाला डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होता तो N1 जे कैप, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव होता है तो माइनस W जे कैप, नेट फोर्स ये आता। अगर ये इक्विलिब्रियम में होता तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या सीखा था हमने? बोलिए, नेट क्या आना चाहिए? जीरो। इसको क्या चीज इक्वेट करेंगे? जीरो से। तो N1 माइनस W इज इक्वल टू जीरो। W का वैल्यू क्या आएगा? या N1 का वैल्यू क्या आएगा? ये समझ में आया आपको? ये जो मैंने किया यहाँ पर, ध्यान देना है इस पर। ओके ना, ये जो W इक्वल्स टू N1 हमने लिखा बेटा, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे डायरेक्ट लिखते? ये बताओ। फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? बस और बस N1। फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बस और बस क्या है? W। क्या लिख सकते थे? टोटल फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन will be equal to what? Total forces in upward direction। और ये कब होता है? जब चीजें क्या हो? इक्विलिब्रियम। हमेशा नहीं लिख सकते इक्विलिब्रियम के लिए, हम ये लिख सकते हैं ऊपर पर जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही नीचे में फोर्स लग रहा होगा। आप डायरेक्ट लिख दो टोटल फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? बस और बस W। टोटल फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या है? बस और बस N1। तो ये आई जे ना लिखने की वजह से हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डायरेक्शन देखकर। ठीक है, ये क्यों लिख पाए? क्योंकि हम किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम का। अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं होता तो फिर जे कैप के कैप करके हम सॉल्व करते। ठीक है, आई होप नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ये दो चीजें हमें ऑलमोस्ट पता होंगी। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सरफेस, इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये तो हो गया नॉर्मल, हम इस तरीके से वजन को रखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1। अब एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करेंगे। एग्जाम्पल 2। कोशिश कीजिए दोनों बॉडीज पर नॉर्मल रिएक्शन लिखने का।
फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का कोशिश करिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या सीखा हमने कि हमें हर मास को इंडिविजुअली क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ कितने मासेस हैं, दो। तो जिस पर भी आपको फोर्स बनाना है आपको सबसे पहले उसको इंडिविजुअली ड्रॉ करना होगा। तो ये छोटा वाला को अलग बना लिया, उसके बाद बड़ा वाले को अलग बना लिया, और उसके अलावा एक जमीन भी है तो जमीन को अलग बना लिया। ओके, अब जो पहला काम होगा वो हम क्या करेंगे, सबका वजन लग रहा होगा तो इसका वजन नीचे की तरफ, है ना। और वजन कैसे लिखते हैं बेटा, मास इंटू जी, कैपिटल एम इंटू जी, नीचे की तरफ। सिमिलरली ये छोटा बॉडी, ये छोटा बॉडी का मास नीचे की तरफ, तो स्मॉल एम इंटू जी। वेट का काम खत्म, अब तो कहीं वेट नहीं है, तो ही बॉडी थी जिसका वजन था, तो वेट वेट वाला फोर्स तो बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या बच गया, ये वाला। नॉर्मल रिएक्शन हम कब लगाते हैं, जब दो बॉडीज क्या हो, कांटेक्ट में। और कैसे लगाते हैं, इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सरफेस एंड इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लिखा था हमने। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये जो बॉडी है और ये जो जमीन है, क्या दोनों कांटेक्ट में है, यस। अगर कांटेक्ट में है तो क्या ये नॉर्मल फोर्स आएगा, बोलिए। लिखा हमने डेफिनेशन नॉर्मल रिएक्शन का, आंसर इज अगेन यस। अगर नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो कैसे आएगा, बोलिए, टुवर्ड्स द बॉडी, और दूसरा परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये फ्लोर जो है इसको ऐसे धक्का मार रहा होगा टुवर्ड्स द बॉडी, N1 लिख देंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों बॉडी सरफेस कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में है तो क्या नॉर्मल रिएक्शन आएगा एम और एम के बीच में, बिल्कुल आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मान लो छोटे वाले एम पर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टुवर्ड्स द बॉडी, और बड़े वाले पर लिखेंगे तो क्या करेंगे, टुवर्ड्स द बॉडी। और हम सबको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ से दोनों क्या होगा, इक्वल, है ना। दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं जब कांटेक्ट में होते हैं, ये कौन बोल के गया, न्यूटन, नाइन्थ में सीखा था हमने। उसी तरह ये N1 है, N1 इसके ऊपर लग रहा होगा और जमीन पर भी सेम N1 लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये आपको कैसे बनाया ये। सबसे पहले वेट का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, और उसके बाद हमने हर कांटेक्ट सरफेस को देखा। पहले हमने ये वाला कांटेक्ट सरफेस देखा, फिर हमने ये कांटेक्ट सरफेस देखा, और उस पर क्या लिखा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को लिखने का तरीका लास्ट क्लास में सीखा था, I will be acting towards the surface and it will be perpendicular to the surface। ठीक है, तो अभी जब थोड़ी देर पहले जब क्लास शुरू हुई थी, तो जब मैंने बताया कि क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, इस बॉडी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, मान लो ये इक्विलिब्रियम में है, दे रखा है क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं, ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, नीचे का फोर्स। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, N2, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, N2 is equals to what, small mg। इसके लिए लिखो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, लिखो लिखो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। क्या लिखोगे, ऊपर पर कौन सा फोर्स लग रहा है, N1, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, N2 प्लस कैपिटल mg, क्योंकि दोनों का मास हमने क्या लिया है, अलग अलग। ठीक है, नाउ N2 का वैल्यू हमने ऊपर से क्या निकाला, स्मॉल mg, उसको उठा के यहां डाल दें।
अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता कैलकुलेट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द दिस फ्लोर, निकल जाता क्या आता? mg प्लस कैपिटल mg। अब वैसे भी देखो कॉमन सेंस से भी वही आना चाहिए क्या? नेट फोर्स ये जमीन पर कितना लग रहा होता, जितना आप वजन रखते, कितना वजन रखा है आपने? m प्लस m, वही आया, देखो वही आएगा। समझ आया कैसे लिखते हैं इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो इसमें फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, जो फ्रिक्शन वगैरह आएगा तो थोड़ा सा और टेढ़ा बनेगा। जैसे 2 ब्लॉक का लिखा वैसे हम 3 ब्लॉक का भी लिख सकते हैं तोड़ तोड़ कर। तो इसका FBD अलग बनाया, इसका FBD अलग बनाया और फ्लोर का FBD अलग बनाया। क्वेश्चन सॉल्विंग में इसको हम नहीं बनाते, फ्लोर वाला नॉट रिक्वायर्ड। ओके, क्लियर है ये आपको? चलिए, तो ये तो सेकंड केस हो गया, जब बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा होगा तो उसका FBD कैसे बनाएंगे, या उसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल 3, ऐसा सरफेस है और इस पर हमने ऐसा बॉल रख, बनाओ इसका पहले नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, सिर्फ इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर, क्योंकि हमने क्या लिख सीखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जमीन वाला हम नहीं बनाते, बनाना पड़ जाए तो बना देंगे। पहले इसको आपको नॉर्मल रिएक्शन बनाना है। FBD के लिए क्या सीखा हमने? ऑब्जेक्ट को दोबारा ड्रॉ करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे इस पर वजन का फोर्स लिखना है, वजन की वजह से फोर्स कैसा आएगा? ऐसा। उसके बाद हमें क्या लिखना है? नॉर्मल रिएक्शन। नाउ नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या था? बॉडी क्या होनी चाहिए? कांटेक्ट में होनी चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और कैसा आएगा? टुवर्ड्स द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां बॉडी इस पॉइंट पर कांटेक्ट पर है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट पर होता है। दीज आर व्हाट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर अ सर्कुलर बॉडी। कहीं भी मत बना देना। ओके, दीज आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर सर्कुलर बॉडी। और क्लास 10 के नॉलेज से क्या पता होता है, ये बताओ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये लाइन क्या बन रहा होगा? टेंजेंट। उसी तरफ BC क्या बन रहा होगा? टेंजेंट। और इस पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कहां से पास करेगा? सेंटर से। सीखा था हमने ये। तो आप ध्यान से देखो, जब नॉर्मल रिएक्शन बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन किधर बनाओगे? टुवर्ड्स द बॉडी। तो टुवर्ड्स द बॉडी जब आप बनाओगे तो आई होप ऐसा बना देंगे। ध्यान यही रहे, ये एरो कहां से पास हो रहा होगा? सेंटर से। क्यों? बाय मैथ्स।
AB and BC are tangents. Therefore, normal reaction will pass through center. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको दिखाते हैं. पहले तो इसको कंप्लीट कर ले. अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर है, तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन. तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहां, दिस विल बी योर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट. हमने जमीन का नहीं बनाया. अगर जमीन का बनाते तो कैसे बनाते? जमीन पर इधर N2 लग रहा होता, इधर N1 लग रहा होता. जमीन का बनाते तो ऐसे बनाते, पर बनाते नहीं है इसको. प्रॉब्लम सॉल्व. ओके, एग्जांपल 3. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और नॉर्मल रिएक्शन पास थ्रू सेंटर इंपॉर्टेंट इसलिए था बेटा, कभी मान लो अपना जमीन टेढ़ा हो जाए किसी प्रॉब्लम में, ऐसा जमीन हो जाए, इस बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ये है ना. और जब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आप बनाओगे तो कैसा बना दोगे? उस नॉर्मल रिएक्शन का प्रॉपर्टी क्या होगा? इट विल बी पासिंग थ्रू सेंटर. ठीक है, तो ध्यान रहे, जमीन जैसा भी हो, टेढ़ा हो, सीधा हो, नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा? उसके परपेंडिकुलर. और नॉर्मल रिएक्शन सर्कल में कहां से पास कर रहा होगा? सेंटर से. ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, क्लियर है ये? एग्जाम्पल 4. बस आपको एफबीडी बनाना है. एफबीडी बन जाएगा तो फिर जब हम इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन करेंगे फोर्स वाले चैप्टर में, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली वेक्टर का एप्लीकेशन है. ठीक है, तो वेक्टर पहले बनाना सीखेंगे तब तो उसको ऐड करना सीखेंगे. इससे मैथ्स के हिसाब से बताने से बढ़िया था कि फिजिक्स के हिसाब से आपको बता दिया जाए एग्जांपल्स कैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं. लो बनाओ, एफबीडी बनाओ इसका. ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे. इक्वेशन भी बस खाली एक लिख के दिखा दिया आपको, इक्वेशन ये वाला. वो सब लिखेंगे हम फोर्स वाला चैप्टर में ना, ये सब लिखना सीखेंगे दोबारा. ठीक है, बस इसलिए कि चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आ गया, इतना कुछ कर लिए तो कुछ पता भी होना चाहिए कि फिजिक्स में कुछ पढ़ा भी है. तो चल अभी तक वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, क्या करें इतना तो. जून के एंड से फिर ये फास्ट हो जाएगा, समय भी बढ़ जाएगा. ठीक है, ये बस आपको उस लय में लाने के लिए है धीरे धीरे. आई होप हमने एफबीडी बना लिया होगा इसका. तो मास का फोर्स नीचे लग रहा होगा ऐसा. ठीक है, पूरा लंबा नीचे बनाओ, वहां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेन तो डायरेक्शन का है. यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1, एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2, और एक यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा N3.
ये आया आपका एफबीडी। 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो 3 नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर भी रहता तो एक और बना देते यहां पर, ठीक है। टेढ़ा रहता तो टेढ़ा बना देते एक ऐसा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। एक एग्जांपल और, सीढ़ी ऐसे रखा हुआ है दीवार पर, सीढ़ी या फिर पोल, देखा है ना, ये पोल टेढ़ा करके ऐसे रखा रहता है कभी कभी, ठीक है। बनाओ इसको। पोल का कुछ वजन होगा, लेट द मास बी m। तो सबसे पहले रॉड को बनाएंगे ऐसे, और व्हाट आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, दिस वन एंड दिस वन। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आएगा। ये आया पहले आपका नॉर्मल रिएक्शन, और मास का वजन, ठीक है। मास तो हमेशा क्या रहेगा, वजन का हमेशा किसा आएगा, डाउनवर्ड, mg। सेंटर पर बनाते हैं, सेंटर ऑफ मास वगैरह जब सीखेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी। वजन हमेशा सेंटर पर बनाएंगे आप। ये आया आपका आंसर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है अब, ठीक ना, ये बहुत यूज होगा आगे। तो पहले तो ये बनाओ, इसका वजन m, ठीक है। वजन m दे रखा है इसका, ठीक है। और ये रहे आपके सरफेस, बनाओ इसको।
बॉक्स को रीड्रॉ किया हमने, रीड्रॉ हो गया बॉक्स ना। बॉक्स रीड्रॉ हो गया, वजन किधर लगेगा? हमेशा की तरह नीचे। टेढ़ा तो नहीं लगने लगेगा ऐसा। हमने वजन को क्या लगाया हमेशा? माइनस जे कैप। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? कांटेक्ट पर। तो कांटेक्ट दिख रहा है हमें, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दूसरे तरफ है। और कैसे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द सरफेस। तो पहले तो परपेंडिकुलर लगेगा ऐसा, और टुवर्ड्स द सरफेस। दिस विल बी योर n1 and this will be your n2. ओके, क्लियर है? कुछ नहीं कर रहे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन को सरफेस के परपेंडिकुलर बना रहे हैं बस। जो सरफेस दे रखा, जैसा सरफेस हो, ऐसा सरफेस हुआ तो ऐसा, ऐसा सरफेस हुआ तो ऐसा, ऐसा सरफेस हुआ तो ऐसा, ठीक है? ऐसा सरफेस हुआ तो ऐसा, बस परपेंडिकुलर बनाना है सरफेस के और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यही सोचकर। बनाओ इसको। डन। एफबीडी क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट को दोबारा बनाएंगे, तो हम दोबारा बना लिए, बढ़िया। उसके बाद एफबीडी क्या बोलता है? वजन को किधर बनाना होता है? माइनस जे में, तो माइनस जे में वजन को बना लिया। फिर एफबीडी क्या बोलता है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट बस खाली यही है, एक ही सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। और सरफेस ऑफ कांटेक्ट इस बार कैसा है? ऐसा। नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा इसके? परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसा। आया ये आंसर आपका? नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सरफेस और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना? अब मुद्दे की एक बात होती है यहां पर, जब हम इस क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना। वजन तो हमने डाउनवर्ड्स बना दिया, बनाया नहीं बनाया? ठीक है। वेक्टर में हमने क्या सीखा? मान लो अपना एक्सिस अगर टेढ़ा हो जाए ऐसा, ये अपना क्या होगा? आई कैप। ये अपना क्या होगा? जे कैप। माइनस जे कैप और माइनस आई कैप। तो उसी प्रकार से अगर ये अपना एक्सिस है, ठीक है, तो इधर वाला एक्सिस क्या होगा? ऐसा। ये आपको समझ में आता है? और दोनों एक्सिस आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री। ध्यान से देखना, और ये आप ही को करना है। इस ट्रायंगल को अगर कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, ये ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? बोलिए।
90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? कैलकुलेट करिए। 90 माइनस थीटा कैसे आएगा? थीटा, देख लो यार, मान लो ये x मान लेते हैं, x प्लस थीटा प्लस 90 विल गिव यू व्हाट? 180 डिग्री। ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होगा? 180। x का वैल्यू क्या होगा? 180 में से 90 जाएगा तो 90, और थीटा राइट साइड आएगा तो x विल बी व्हाट? 90 माइनस थीटा। x को यहाँ 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल क्या होगा? फर्स्ट टाइम विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत होता है, अगली बार से बनना शुरू हो जाएगा। कोशिश तो करिए, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर काहे का। प्लस नहीं होगा बेटा। चलो देखो, यहां पर इसको y मान लेते हैं। ठीक, इन दोनों को जोड़ो, y प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ये पूरा एंगल दे देगा आपको, और ये पूरा एंगल क्या है? 90 डिग्री। y का वैल्यू क्या आएगा? थीटा। दिस विल बी योर थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आज के बाद से कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन रहता है, mg नीचे आता है तो थीटा ये वाला एंगल बनता है। ठीक है, अब इसको तोड़ो, इस वेक्टर को तोड़ो, mg वाला जो वेक्टर आपने लिखा है उसको तोड़ो, एक बार जे कैप में, एक बार आई कैप में, तोड़ो जल्दी से। तो जे कैप में जब आप तोड़ोगे तो क्या आएगा? mg, इधर वाला पोर्शन क्या लिखेंगे हम? जिधर थीटा बना हुआ है उधर क्या आता है? कॉस mg कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट वाले साइन में क्या आता है? साइन mg साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है ये आपको? थीटा वाले साइड में कॉस थीटा, थीटा के अपोजिट वाले साइड में साइन थीटा। ओके, तो अगर ऊपर वाला इक्वेशन को इक्विलिब्रियम के लिए लिखना है, ठीक है, इस वाले को इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? सोच सकते हैं आप, कोशिश करिए, इसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखिए। इक्विलिब्रियम का मतलब सीखा हमने, क्या सीखा? सम ऑफ फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। अप्लाई करिए। मेरे भरोसे मत बैठिए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे?
एक्सिस बना लेंगे टेढ़ा ऐसा, ये वाला एंगल कितना दे रखा है थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, अभी निकाला हमने ये mg को लिखो, क्या लिखोगे mg cos थीटा, इधर वाला, और इधर लिखोगे तो क्या लिखोगे mg sin थीटा। अगर आई कैप जे कैप में लिखना रहता तो कैसे लिखते, टेढ़ा वाला करा था ना आई कैप जे कैप, याद है, तो इधर देखो mg cos थीटा, कैसा जे कैप है माइनस n1 किधर है ऊपर की तरफ, n1 को क्या लिखेंगे n1 जे कैप, उसके बाद इधर वाला n2 किधर है आई कैप की तरफ, तो n2 आई कैप, और mg साइन थीटा किधर है माइनस आई कैप की तरफ, तो माइनस mg साइन थीटा आई कैप। व्हाट विल बी द नेट फोर्स, आई आई और जे, आई वाला क्या देगा n2 माइनस mg साइन थीटा आई कैप, और जे वाला क्या देगा n1 माइनस mg cos थीटा जे कैप। ये है अपना नेट फोर्स, और चूंकि चीजें इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कैसे निकलता है, इसको कर देंगे जीरो और इसको क्या कर देंगे जीरो, n2 माइनस mg साइन थीटा जीरो हो जाएगा, n2 का वैल्यू क्या आएगा यहां से mg साइन थीटा, और n1 माइनस mg cos थीटा भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो n1 का वैल्यू क्या आएगा mg cos थीटा। ये क्यों लिख पाए हम, बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलिब्रियम। इसको डायरेक्ट करना होता तो कैसे करते, शुरू में सिखाया आज ही क्लास में, देखो ध्यान से, mg sin थीटा का डायरेक्शन क्या है ये, n2 का डायरेक्शन क्या है ये, तो n2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट mg sin थीटा, आया ये। उसके बाद n1 का डायरेक्शन क्या है ऊपर, mg cos थीटा का डायरेक्शन क्या है नीचे, तो नीचे का डायरेक्शन और ऊपर के डायरेक्शन को क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो डायरेक्ट आंसर आएगा n1 इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यूजिंग डायरेक्शन, जो अब शुरू में सिखाया आज, डायरेक्ट रिलेशन कैन बी रिटन यूजिंग डायरेक्शन। ये एप्लीकेशन है वेक्टर का, आपने क्या क्या किया है देखो ध्यान से, आपने वेक्टर को तोड़ा है कि नहीं, और वेक्टर को तोड़ने के बाद आपने क्या किया है आई कैप जे कैप में एडिशन किया है। इससे बढ़िया मैं अगर आपको मैथ्स का एडिशन सिखाऊं, इससे बढ़िया फिजिक्स का एडिशन सिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स, तो टेढ़ा एक्सिस पर वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी नॉर्मल रिएक्शन के लिए, नॉर्मल रिएक्शन का बाकी कहानी फिर जब फोर्स पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो होता है वो, नॉर्मल रिएक्शन वाज सेकंड नंबर ना, दूसरा फोर्स था ना, टाइप्स ऑफ फोर्स, थर्ड टेंशन। व्हाट इज दिस टेंशन, फोर्स। डेफिनेशन लिखो टेंशन का, when an object is pulled by a string, when an object is pulled by a string, the force applied
by the string on the object is called tension. When an object is pulled by a string, the force applied by the string on the object is called tension. अब जैसे नॉर्मल रिएक्शन के लिए दो बातें हमने लिखी थी, इसके लिए भी दो बातें लिखेंगे नोट करके कैसे बनाना है. It is a kind of पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स. एक बात बताओ, ये अपना ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को कैसे खींचना है, देखो ध्यान से. पुल्ड बाय अ स्ट्रिंग. मान लो ये आपका स्ट्रिंग है, तो पुलिंग फोर्स का मतलब क्या, आप खींच रहे होगे इसको. और खींचने वाला प्रोसेस या खींचने वाला फोर्स बताओ ऑब्जेक्ट के तरफ होगा या ऑब्जेक्ट से दूर होगा. ऑब्जेक्ट से अवे होगा. ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स अगर लग रहा होता तो क्या कर रहे होते, आप धक्का मार रहे होते. आप खींच रहे हैं तो फोर्स किधर लग रहा होगा, अवे. इधर लिखो एफबीडी में, इट इज ड्रॉन अवे फ्रॉम बॉडी. नॉर्मल रिएक्शन क्या था, टुवर्ड्स द बॉडी. और दूसरा देखो बेटा, धागा तो ये है ना, ये देखो ध्यान से, धागा तो ये है. तो अवे तो आप ऐसे बना सकते थे, अवे आप ऐसे भी बना सकते थे, बना सकते कि नहीं. लेकिन अवे कैसे बनाना है, अलोंग द धागा, अलोंग द स्ट्रिंग. समझ में आ रहा है. कल को मान लो स्ट्रिंग टेढ़ा हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो फोर्स कैसे बनाएंगे बताओ. अवे बनाना है ना, तो कोई बच्चा हो सकता है ऐसे अवे बना दे, कोई वो बच्चा हो सकता है ऐसे अवे बना दे. लेकिन अवे कैसे बनाना है, धागा के अलोंग अवे बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे. नॉर्मल रिएक्शन को कैसे बनाते थे, अवे फ्रॉम दिस एंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. ठीक है, उस तरह ये धागा वाला फोर्स कितने बनाएंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और किसके अलोंग, धागे के अलोंग. लिखो ये दूसरा पॉइंट, इट इज ड्रॉन along the string. It is drawn along the string. समझ में आया. कल को धागा मान लो ऐसा होगा, कैसे बनाएंगे बताओ, ऐसे. ठीक है, समझ आ रहा है ये. बना लेना. थर्ड, स्ट्रिंग जो है दो तरीके से ऑब्जेक्ट पर बंधा हो सकता है. इसको क्या बोलते हैं, स्लैक, लूज, है ना. और दूसरा तरीका क्या है, एकदम टाइट बंधा रहे, है ना, खींच कर ऐसे बांध के रखा है. दूसरे में लूजली छोड़ दिया है, तो धागा क्या होगा, मुड़ जाएगा. इस पोजीशन को क्या बुलाते हैं, स्लैक पोजीशन. इस पोजीशन को क्या बुलाते हैं, टाइट पोजीशन. तो अगर स्ट्रिंग स्लैक हुआ, नो फोर्स. फोर्स का वैल्यू क्या लिख देंगे, टेंशन का वैल्यू क्या लिख देंगे, 0. और इसमें टाइट रहा तो स्ट्रिंग विल अप्लाई सम फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. अब वो निकालना होगा, क्या होगा वो सम फोर्स.
ओके, आप एफबीडी बनाओ। एक ऑब्जेक्ट है, धागा से लटका हुआ है। एग्जाम्पल, अब ये टेढ़े वाले एग्जाम्पल सब हैं, एचसी वर्मा में भी होगा। बनाओ इसको, इसका वजन मास m दे रखा है, इसका एफबीडी बनाओ। ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाना है, स्ट्रिंग का नहीं। एफबीडी बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना है? ऑब्जेक्ट शुड बी रीड्रॉन, तो रीड्रॉ कर लिया ऑब्जेक्ट को। उसके बाद वजन वाला फोर्स किधर लगेगा हमेशा बेटा? डाउनवर्ड्स। ये तो अब तक गलत नहीं होता होगा यार, अब ये तो गलत नहीं ना करते हो, ये गलत नहीं करना है। और धागे वाला फोर्स क्या पढ़ा? इट इज अ काइंड ऑफ पुलिंग फोर्स, इट इज ड्रॉन अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अवे फ्रॉम द बॉडी कोई भी बच्चा ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है। तो फिर हमें क्या पढ़ना है? दूसरा वाला, इट इज ड्रॉन अलोंग द स्ट्रिंग। तो धागा तो टेढ़ा नहीं है ना बेटा, धागा कैसा है बताओ? धागा ऐसा है, तो कैसा फोर्स लगेगा? उसी धागे के अलोंग। दिस विल बी रॉन्ग, उसे क्रॉस करके बना लो, धागे के अलोंग लगाना है हमें फोर्स। धागा टेढ़ा होता तो टेढ़ा लगाते। ओके, नाउ टेंशन फोर्स को, जैसे नॉर्मल रिएक्शन को N1 N2 लिखा ना, वैसे ही टेंशन वाले फोर्स को क्या लिखते हैं? T1 T2। तो यहाँ T लिख देंगे, एक ही फोर्स है, तो दिस विल बी व्हाट? T। नाउ कैन वी राइट, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम? लिख दो, तो आसान वाला है। शॉर्टकट वाले मेथड से, शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? T। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। T इक्वल्स टू mg। आया ये? अब ऐसा वाला जो डायग्राम बनाएंगे, ये भर भर के एचसी वर्मा में दे रखा है, तो सीख लीजिए। एक ऐसे बंधा हुआ है, और इसी धागे से हमने दूसरे को बांध दिया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। दो धागे हैं बेटा, दिस इज धागा 1, दिस इज धागा 2। इसको सॉल्व करने के पहले एक पॉइंट नोट करेंगे, जितना धागा उतना टेंशन। नंबर ऑफ टेंशन फोर्स is equal to number of strings। एक ही धागा होता तो एक ही फोर्स। दो अलग अलग धागे हैं, तो एक धागे में फोर्स क्या आएगा? T1। दूसरे धागे में फोर्स क्या लिखेंगे? T2। ऐसा तीन होता तो T3। चार धागे होते तो T4 लिखना होता। एक ही धागा होता तो क्या लिखते हैं? बस और बस T। अब अलग अलग बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाओ, बनाओ 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 इसको। सबसे पहले जो आसान वाला है ना वो बनाते हैं, है ना? आसान वाला सबसे नीचे वाला है, क्योंकि नीचे वाला अगर आप दूसरा वाला देखोगे तो ये पहले वाले की तरह है ना। इस बॉडी को अगर आप खाली देखो तो ये पहले वाले की तरह है कि नहीं? एक धागा है और एक मास लगा हुआ। तो पहले आसान वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर दूसरे वाला बनाना डिफिकल्ट वाला।
बनाया नीचे वाला बॉडी, तो नीचे वाली बॉडी का मास m2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम का पहला स्टेप क्या है, ऑल द मासेस शुड बी ड्रॉन सेपरेटली। तो पहले हमने m2 को बना लिया, उसके बाद m2 के ऊपर वेट वाला फोर्स लग रहा है, वेट वाला फोर्स किधर लगता है, हमेशा नीचे। तो इसको क्या लिखेंगे, m2g। ठीक, अच्छा, m2 वाला जो मास है इसके ऊपर कितना धागा बंधा हुआ है, एक, और वो धागा को हमने T2 मान लिया है। ठीक है, आप T1 T2 किसी को भी मान सकते हो, नीचे वाले को T1 लिख दो, ऊपर वाले को T2 लिख दो, चॉइस इज योर्स। तो ऊपर वाले धागे को अगर T2 मान लिया है तो T2 किधर लगेगा, धागे के अलोंग। टेढ़ा तो नहीं बना दिया किसी ने, तो T2 अपना धागा ऐसा है तो फोर्स भी ऐसा ही लगेगा T2। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, किसके तरफ, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है। उसके बाद M1 बनाएंगे हम, इतना टाइम लेगा तो हमें भी किसी ने नहीं बताया था। M1, तो M1 के लिए एबीडी बनाने के लिए पहला चीज क्या करना है, मास को अलग से ड्रॉ करना है, कर लिया। उसके बाद क्या लिखना है, वजन, वजन नीचे की तरफ क्या होगा, M1g। अब नीचे वाला धागा T2, ध्यान से देखना, नीचे वाला धागा जो है M1 में नीचे से बंधा हुआ है, तो नीचे से अगर बंधा हुआ है तो टेंशन कैसा बनाना होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। ये गलत होता है, सही आया ये आपका। ये जो T2 बनाया हमने किधर बनाना होगा, अच्छा एक बात छोड़ो ये सब, M1g भूल जाते हैं, ठीक है, ये भी भूल जाते हैं, एक मिनट, ये भूल जाते हैं, 2 मिनट। ऐसे तो बनेगा नहीं, ठीक है, ऐसे में कोई टेंशन नहीं आएगा, बट ठीक है आपको समझाने के लिए, धागा नीचे, धागा अगर नीचे है तो T2 किधर आएगा, सबसे पहले बताओ, धागा के अलोंग। और T2 की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगेगा, कैसा बनाओगे, ऐसा बना दोगे ना बेटा। दूसरा अगर ऐसा ऐसे बना दिया तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जो कि गलत हो जाएगा। समझ में आया नीचे क्यों बनाया, बट ऐसा बनेगा नहीं, ये जो मैंने अभी डायग्राम आपको यहां दिखाया है। ठीक है, तो T2 बन गया अपना। उसके बाद एक धागा का काम खत्म, एक धागा और लगा हुआ है, तो एक धागा और लगा हुआ है तो फोर्स तो इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। और अगेन दूसरा वाला धागा किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा। और ये जो M1g मैंने मिटाया है वो भी लिख लेते हैं। चलिए अब कोशिश करिए इसके लिए इक्विलिब्रियम लिखने का, लिखिए जरा, इक्विलिब्रियम फॉर दिस ऑब्जेक्ट, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट लिखिए। लिख लिया, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स, T2, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, M2g। ये आया, ऊपर वाले के लिए लिखे जरा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स, T1, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स, T2 और M1g। ये आया आपका। उसके बाद T2 का वैल्यू उठा के वहां डाल देंगे, T2 का वैल्यू M2g आया ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिखा है हमने। तो T1 का वैल्यू क्या आएगा बेटा बताओ, M1 प्लस M2g, होना भी यही चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आपने एक धागे से 2 मास बांध दिया है तो इस धागे के ऊपर टोटल फोर्स कितना आएगा, M1 प्लस M2g। कुछ पूछना है आपको यहाँ, कौन सा एग्जाम्पल नंबर हो गया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। ये सब शुरू में इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि उस समय जब हम पढ़ेंगे तो
कुछ कुछ चीजें अब स्किप करते हुए चलेंगे, अंडरस्टूड करके कि ये आपने पढ़ रखा है, और अभी से पढ़ाएंगे तो 5-10 बार रिवीजन करोगे तो उस समय ऑब्वियस सा लगेगा कि हाँ ये सब वेक्टर वाला चीज है। नहीं तो एक्चुअल में ये सब चीज बाद में सिखाते हैं, बाद में सिखाने में फिर समझ में नहीं आता कि वेक्टर रियली कैसे ऐड हो रहा है, या तो आप वेक्टर भूल जाएंगे तब तक। एग्जाम्पल 3 करिए। टेढ़ा रखा है, लिखिए जरा इस पर, एफबीडी बनाइए जरा इसका। ये धागे से बंधा हुआ है, ठीक है, सिर्फ एफबीडी बनाइए। बन गया। ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर रखा है ना बेटा। हाँ, ये वाला किया था, याद है। हाँ, ये वाला किया था। क्या था उस पर, एमजी और नॉर्मल रिएक्शन। उसमें और इसमें क्या फर्क है, एक धागा बांध दिया है बस, है ना। एक धागा बांध दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा T1 का। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएं, अभी जस्ट बनाया है इसको बेटा, कहाँ गया, ये रहा, देखा ये वाला, ये रहा, दिस वन, वी हैव ड्रॉन दिस, ठीक है। तो इतना तो आएगा ही आएगा, ये जो वैल्यू है ये तो आएगी ही आएगी। मान लो ये मास m दे रखा है तो दिस विल बी हाउ मच, mg। उसके बाद ये सरफेस है, तो सरफेस कांटेक्ट सरफेस पर क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या है इस केस में, एक धागे का फोर्स। तो धागे का फोर्स कैसे आएगा, धागे के अलोंग और ऑब्जेक्ट से दूर। ये सब चीज दिमाग में 10 बार, देखो मैं कितनी बार बोल बोल के कर रहा हूँ, बोल बोल के कर रहा हूँ, ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए, धागे से दूर। इतना कोई नहीं बोलता है, ठीक है, बार बार तो दे देगा, बना गया बन गया, किसी से बना बना, नहीं बना नहीं बना, छोड़ देगा, ठीक है। अब mg को तोड़ कर लिखो, क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो एफबीडी बन गया। अब हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तोड़ो mg को, टेढ़ा तोड़ना है, तोड़ो टेढ़ा, सीखा था हमने। mg को तोड़ो। ये तो रट जाना चाहिए कि mg को कैसे तोड़ते हैं, इतना बार करना होगा ना बेटा, पूछो मत। ये कोई नया फोर्स नहीं बना रहे हैं बेटा हम, ये बेसिकली जो एक mg फोर्स है उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इधर वाला क्या आएगा, mg cos थीटा, इधर वाला क्या आएगा, mg। अब इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन लिख दो। तो ऊपर n1 है, नीचे mg cos थीटा है, क्या लिखेंगे हम, n1 इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। उसके बाद इधर t है, इधर क्या है, mg sin थीटा। तो t इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि ऑब्जेक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में नहीं होते तो ये नहीं लिख पाते, अलग तरीके से फिर इक्वेशन लिखाएगा, ठीक है। चलो फिर डन। आई थिंक स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में और भी है क्या, एक मिनट रुक जाओ, स्ट्रिंग देख लेता हूँ और भी है क्या स्ट्रिंग में। अच्छा और भी है, टेढ़ा स्ट्रिंग तो किया ही नहीं हमने। चलो स्ट्रिंग में और भी है, अगली क्लास में देखा जाएगा। कुछ पूछना है आपको।
घर जाइए, पढ़िए ये सब। ये तोड़ने वाला तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये थीटा है तो ये क्या आता है और कैसे हम mg को तोड़ते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए। बाकी का फिर अगली क्लास में देखा जाएगा नॉर्मल।